अगर ऐसे ही गौतम अडानी दिन दुगनी रात चौगुना बढ़ते रहे तो बहुत जल्द दुनिया के दूसरे नंबर की कंपनी अमेज़न को भी वो पीछे छोड़ देंगे। आखिर कोरोना काल में ऐसा क्या हुआ कि गौतम अडानी की संपत्ति ऐसे बढ़ी और वो आज दुनिया के तीसरे नंबर पर सबसे बड़े अमीर हैं। अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब मुकेश अंबानी गौतम अडानी से आगे चल रहे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन उनकी संपत्ति में इतना इंक्रीमेंट कैसे आया? ऐसा नहीं है कि 2014 में ही गौतम अडानी ने बिजनेस स्टार्ट किया हो। उनका बिजनेस स्टार्ट 1994 से हुआ, जब उन्होंने अपनी पहली कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट किया। क्या बिना किसी आधार पर गौतम अडानी को लोन दिया जा रहा है, या किसी के दबाव में गौतम अडानी को इतना लोन दिया जा रहा है? फर्ज करिए अगर गौतम अडानी बैंकरप्ट होते हैं तो इंडिया के सबसे बड़े बैंक को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये तो हमेशा से रहा है, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के बीच में साठ-गांठ। बिजनेसमैन पॉलिटिशियंस की मदद करेंगे फंडिंग के थ्रू और अदर रिसोर्सेज के थ्रू, और पॉलिटिशियंस इनडायरेक्टली बिजनेसमैन की मदद करेंगे वीक पॉलिसीज बना के और उनको फंडिंग प्रोवाइड करवा के थ्रू गवर्नमेंट बैंक। चलिए, और किसी की नहीं, अगर आप राहुल गांधी की ही बात सुन लेते, जो पिछले 8 साल से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भारत सिर्फ 2 कंपनियां ही चला रही है। अगर उन्हीं की बात मान के, राहुल गांधी की बात मान के अगर आपने इन 2 कंपनीज में, अडानी एंड अंबानी की कंपनी में पैसा डाल दिया होता, तो आज आपका पैसा कहां से कहां होता। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एकता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लूसिड एकेडमी। बीते हफ्ते की सबसे बड़ी खबरों में से एक खबर थी भारत के और एशिया के सबसे अमीर इंसान गौतम अडानी का दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच जाना। यस फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, गौतम शांतिलाल अडानी इज द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। खबर ये आई कि उन्होंने बिल गेट्स को पीछे छोड़ने के बाद फ्रेंच फैशन ब्रांड लुई विटॉन, जो अपनी एक्सपेंसिव बैग्स के लिए जानी जाती है, उसके चेयरमैन बर्नार्ड अर्नोल्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। जिस दिन ये खबर आई उस दिन बताया गया कि गौतम अडानी की संपत्ति 137 अरब डॉलर हो गई है, और दुनिया में सिर्फ 2 लोग हैं जो उनसे अब संपत्ति के मामले में आगे हैं। पहले नंबर पर है टेस्ला, जो अपनी इलेक्ट्रिक और लग्जरी कार्स के लिए फेमस है। टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क, जिनकी टोटल संपत्ति 251 अरब डॉलर है। और दूसरे नंबर पर है अमेज़न। हम सब जानते ही हैं, ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड है। इसके सीईओ जेफ बेजोस, जिनकी टोटल संपत्ति 153 अरब डॉलर की है। अडानी की संपत्ति और अमीरों की लिस्ट में उनका तेजी से ऊपर आना जाना पहली बार खबरों में नहीं था। इससे पहले इसी साल फरवरी में खबर आई थी कि उन्होंने संपत्ति के मामले में भारत के सबसे अमीर आदमी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि कुछ ही दिनों के बाद मुकेश अंबानी इस लिस्ट में वापस टॉप पर पहुंच गए थे। हालांकि ये शॉकिंग बात नहीं थी, क्योंकि अमीरों की लिस्ट में ऊपर नीचे होने का आधार शेयर बाजार में इनके शेयर्स की कीमत से होता है। अब यहाँ पर शॉकिंग न्यूज ये थी कि 3 जून को जब मुकेश अंबानी ने पिछली बार गौतम अडानी को पीछे छोड़ा था, तब उनकी संपत्ति 100 अरब डॉलर के करीब थी, जबकि उस दिन अडानी की संपत्ति थी 98 अरब डॉलर के करीब। जबकि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार 2020 की शुरुआत में मुकेश अंबानी की संपत्ति 60 अरब डॉलर थी और गौतम अडानी की संपत्ति करीब 10 अरब डॉलर थी। ये डेटा 1 जनवरी 2020 का है, जस्ट बिफोर द आउटब्रेक ऑफ द कोरोना एपिडेमिक, कोरोना महामारी के प्रकोप से ठीक पहले। यानी अडानी की संपत्ति में तेजी बढ़त का सिलसिला इसके बाद ही शुरू हुआ। इस साल जनवरी के बाद इनकी संपत्ति में 60 अरब डॉलर से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। ये रफ्तार कितनी तेज है, इसका अंदाजा लगाना हो तो ये समझिए कि जिस दिन ब्लूमबर्ग ने अडानी को दुनिया में तीसरे नंबर का अमीर बताया, उस दिन उनकी संपत्ति 137 अरब डॉलर आंकी गई थी। लेकिन इसके 3 दिन बाद ही ये लिखे जाने पर फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स में इनकी टोटल संपत्ति बढ़कर 137 अरब डॉलर के आंकड़े को भी क्रॉस कर गई थी। मतलब एक दिन में 3 अरब डॉलर से ज्यादा का उछाल।
हालांकि यहाँ एक विवाद भी खड़ा हुआ कि टेलीग्राफ वेबसाइट में धन कुबेरों की संपत्ति का हिसाब लगाने वाली दोनों साइटों को खंगाला और ये पाया कि अडानी अभी दुनिया में तीसरे नंबर के अमीर बने हैं या नहीं, इस पर अभी मतभेद है। अब इस मतभेद की वजह यह है कि ब्लूमबर्ग 137 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ उन्हें दुनिया के तीसरे नंबर का अमीर बता रहा है, जबकि फोर्ब्स के अनुसार उनकी संपत्ति इससे करीब 10 अरब डॉलर ज्यादा होने के बावजूद वो चौथे स्थान पर ही हैं। यही नहीं, फोर्ब्स तो अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस को भी तीसरे पायदान पर ही रख रहे हैं। फोर्ब्स के हिसाब से सबसे पहले टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, उसके बाद लुई विटॉन के सीईओ बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं। लेकिन यहाँ भी अडानी के लिए राहत की बात यह है कि अब वो जेफ बेजोस से सिर्फ लगभग 5 अरब डॉलर और बर्नार्ड अर्नोल्ट से भी सिर्फ लगभग 8 अरब डॉलर ही पीछे हैं। अगर कोई चुनौती है तो वो एलन मस्क है, जिनकी नेटवर्थ लगभग 251 अरब डॉलर कैलकुलेट की गई है। ब्लूमबर्ग और फोर्ब्स दोनों की लिस्ट में जो फर्क है वो सिर्फ हिसाब लगाने का तरीका अलग होने की वजह से है। लेकिन अमीरों की लिस्ट बनाने का काम मोटे तौर पर शेयर बाजार का ही कमाल है, क्योंकि यहाँ से इन लोगों का लिस्टेड कंपनीज में इनके हिस्सेदारी के बाजार भाव को ही जोड़ा जाता है। और शायद इसलिए अडानी की संपत्ति का इस तेजी से बढ़ना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनकी पहली 6 लिस्टेड कंपनीज और अभी बाजार में आई अडानी विल्मार ने पिछले 1.5 साल में बहुत तेज बढ़त दिखाई है। अडानी ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनीज हैं और इनके शेयर्स में 100 से 150% से लेकर 1000% तक का उछाल पिछले 2 साल में आया है। अब गणित जोड़ने वालों ने हिसाब लगाया है कि भारत के बाजार में आई कुल बढ़त का 80% हिस्सा सिर्फ अडानी की कंपनी से आया है। अमीरों की लिस्ट में एक और खास बात है, मुकेश अंबानी अभी भले ही अडानी से काफी पिछड़ते दिख रहे हैं, लेकिन ब्लूमबर्ग के मुताबिक दुनिया के 10 बड़े अमीरों में अडानी के अलावा मुकेश अंबानी ही बस अकेले हैं जिनकी संपत्ति इस साल बढ़ी है। बाकी सबकी इनकम में कोरोना ने सेंध लगा दी है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। अंबानी के बिजनेस के बढ़ने और उनके तौर तरीकों पर वर्षों से सवाल उठते रहे हैं। अब गौतम अडानी पर भी ये सवाल उठ रहे हैं। जिस तेजी से उनका कारोबार फैल रहा है, उसी तेजी से उन पर सवाल भी उठ रहे हैं। इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है अडानी समूह पर कर्ज को लेकर। फिच, जो एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और वन ऑफ द बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, फिच रेटिंग की सहयोगी क्रेडिट स्विस ने एक रिपोर्ट में चेतावनी भी दी है कि हालात बहुत बिगड़े तो कर्ज पर डिफॉल्ट का डर भी हो सकता है। ये खतरा बहुत ही गंभीर लगता है, खासकर ये देखकर जब मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री खुद को कर्ज मुक्त करने की घोषणा कर चुकी थी। लेकिन असलियत ये है कि मार्च 2022 में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर लगभग 3 लाख करोड़ का कर्ज था और उधर अडानी इंडस्ट्रीज का आंकड़ा लगभग 2,20,000 करोड़ का है। हालांकि कर्ज की रकम कंपनी ने अपने कारोबार को ही आगे बढ़ाने में लगाई है। अगर अडानी समूह इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो जो कर्ज आज बड़ा लग रहा है वही कल छोटा भी दिख सकता है। इसलिए खतरे की घंटी बजाने वाली क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट में ज्यादा चिंता की बात इस बात पर दिखती है कि कंपनी में प्रमोटर्स ज्यादा पैसा लगाने के बजाय कर्ज पर भरोसा कर रहे हैं। कंपनी के प्रमोटर्स को ऐसा लगता है कि अगर सरकार और बैंक से रिश्ते अच्छे हैं तो खुद का पैसा लगाने से अच्छा है कि लोन लेकर बिजनेस आगे बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ ये बात भी ध्यान देने वाली बात है कि अडानी का कर्ज भले ही बड़ा हो, उसकी कमाई के मुकाबले कर्ज का अनुपात काफी कम है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों ने तमाम आशंकाओं के बावजूद अडानी की कंपनीज में पैसा लगाया है और पिछले 2 सालों में अडानी की कंपनीज के इन्वेस्टर्स ने धुआंधार कमाई की है।
कुछ शेयर्स के दाम तो 10 गुना से लेकर 15 गुना तक भी बढ़े हैं। और ये ऐसे माहौल में जब कोरोना में लॉकडाउन की मार ज्यादातर कंपनीज में पड़ रही थी। कई अडानी के ऐसे शेयर्स हैं जिनमें अगर आपने 10,000 रुपए लगाए होते 2020 की शुरुआत में, तो शायद उस 10,000 रुपए की कीमत आज 1,70,000 से 1,80,000 रुपए होती। अब जबकि बाजार से रूठे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी भारत लौटने लगे हैं और इनके लौटने की उम्मीद की संख्या भी बढ़ने लग रही है, तो आशा की जा सकती है कि आने वाले समय में भारतीय शेयर बाजार में अडानी कंपनीज के शेयर वैल्यूज और भी आगे बढ़ सकते हैं। स्टेट बैंक की एक रिसर्च रिपोर्ट का कहना है कि दुनिया के इन्वेस्टर्स के सामने इंडिया का कोई ऑप्शन नहीं रह गया है, जिसे इंग्लिश में टीना फैक्टर कहते हैं। उसके हिसाब से विदेशों से आने वाला पैसा इमर्जिंग मार्केट में इंडिया को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। आज के समय में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर अभी कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी विवाद नहीं है। भारत निवेशकों के हिसाब से इस समय दुनिया की नंबर 1 देशों की लिस्ट में है। ऐसे में राजनैतिक अर्थशास्त्र के पितामह कहलाने वाले एडम स्मिथ की फेमस बुक वेल्थ ऑफ द नेशन याद आती है। 1776 में आई ये किताब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक पूंजीवाद का सिद्धांतिक आधार तैयार करती है। उन्होंने लिखा था कि अपना भला करने की हमारी व्यक्तिगत इच्छा का फल पूरे समाज के लिए लाभदायक होता है। इसके पीछे जो शक्ति काम करती है उसे उन्होंने इनविजिबल हैंड या अदृश्य हाथ कहा था। इस पर विवाद हो सकता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर किसी कंपनी के थ्रू अगर आपको कमाई के मौके मिल रहे हैं तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आज भारत में 5% से ज्यादा लोग शेयर बाजार में अपना पैसा नहीं लगाते हैं। उनमें से भी एक बहुत छोटा हिस्सा है जिसने अडानी कंपनीज में पैसा लगाया और कमाया है। अडानी की संपत्ति जितनी बढ़ेगी उनके शेयर्स की कीमत भी उसी हिसाब से बढ़ना तय है। अगर देश की आबादी का बड़ा हिस्सा इस रास्ते पर चले और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा लगाकर अपनी कमाई बढ़ाने की कोशिश करे, तो देशों के लिए पूंजी जुटाना आसान हो जाएगा और बदले में कमाई का हिस्सा ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। अब ये तो हो गए अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के पॉजिटिव। अब जानते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में। अब यहाँ पर समझने वाली बात एक ये भी है कि जिस हिसाब से अडानी का कर्ज बढ़ रहा है, उसी हिसाब से भारत के बैंक से अडानी द्वारा लिए गए कर्ज उसका भी रिस्क बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में जो अडानी की कंपनीज ने जो कर्ज लिया है उसका 40% हिस्सा सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अडानी ने कर्ज के तौर पर लिया है। अगर किसी कारणवश अडानी डिफॉल्ट करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या हाल होगा। टोटल अडानी का जो कर्ज है आज के समय में वो अराउंड 2,60,000 करोड़ का है। अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में समझे तो लगभग 2 महीने का जीएसटी कलेक्शन जो भारत करता है उतना कर्ज अडानी के ऊपर है, या फिर इंडिया की जो टोटल जीडीपी है उसका लगभग 20% हिस्सा अडानी के कर्ज के बराबर है। अब ऐसा नहीं है कि अडानी ने सिर्फ भारत से ही टोटल कर्ज ले रखा है। इसके अलावा बहुत सारी विदेशी कंट्रीज के बैंक से भी इन्होंने कर्ज लिया हुआ है। लाइक सिंगापुर के बैंक से इन्होंने कर्ज लिया है, साउथ अफ्रीका के बैंक से इन्होंने कर्ज लिया हुआ है और ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जहां से इन्होंने कर्ज ले रखा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोन अमाउंट का हिस्सा इंडियन बैंक से ही है। अब एक सवाल आता है मन में कि इतना कर्ज इन्हें किस बेसिस पर मिल रहा है। अब एक आम आदमी जब बैंक जाता है लोन लेने तो काफी चक्कर लगाने के बाद भी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट इशू या फिर लोन इशू नहीं होता है। और अडानी को अरबों का लोन किस बेसिस पर मिल रहा है? अडानी का मोटिव बिजनेस एक्सपेंशन है, इसमें कोई दोराहा नहीं है। लेकिन बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के या बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के आज के समय में इतना कर्ज मिलना किसी भी बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं है। और जिसका अगर हम सीधा सीधा फेवर कहें
तो 2014 के पहले अडानी ग्रुप ने भाजपा को और पीएम मोदी को डायरेक्ट मदद पहुंचाई थी इन टर्म्स ऑफ फंडिंग या फिर इन टर्म्स ऑफ देयर रिसोर्सेज, जिसका उपयोग चुनाव के तौर पर किया गया और जिसका ऋण के तौर पर भाजपा या मोदी सरकार ने अडानी को कर्ज द्वारा ऋण अदा किया है। जिस दिन 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी, उसी महीने अडानी ग्रुप को 10,000 करोड़ का कर्ज दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जो आगे बढ़ते बढ़ते कंटिन्यूएशन में बढ़ता रहा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अडानी ने जितनी भी संपत्ति बनाई है वो सिर्फ 2014 के बाद ही बनाई है। 2014 से पहले भी अडानी का कारोबार काफी बड़ा था। अगर हम इनकी बात करें तो इनकी पहली कंपनी जो लिस्ट हुई थी वो शेयर बाजार में 1994 में लिस्ट हुई थी। 1995 में इन्होंने मुंद्रा पोर्ट में व्यापार करना शुरू कर दिया था। 1996 में अडानी ग्रुप ने सिंगापुर में विल्मार कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया था, जिसका आज के समय में आप सोयाबीन रिफाइन खरीदते हैं। सन 2001 में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में अडानी ग्रुप उतरा था। अडानी गैस के नाम से आज ये कंपनी लिस्टेड है। 2009 में इंडोनेशिया की बनियू खदान का अधिग्रहण अडानी ग्रुप ने किया था। 2010 में ऑस्ट्रेलिया की करमाइकल खदान का अडानी ग्रुप ने अधिग्रहण किया था। 2016 में अडानी ग्रुप ने सोलर पीवी पैनल का निर्माण करना शुरू कर दिया था और जो आज के समय में इंडिया में बहुत बड़ी क्रांति के रूप में उभरा है। 2018 में भारत में फॉर्च्यून सबसे बड़ा फूड एफएमसीजी ब्रांड बनकर उभरा, जो अडानी के अंडर ही आता है। 2019 में दुनिया में दूसरे सबसे बड़े आईआरए खिलाड़ी के रूप में उभरे। 2020 में पोर्ट बिजनेस में एंट्री की और आज भारत के 5 सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अडानी के पास है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अडानी का बिजनेस 2014 से ही शुरू हुआ या बढ़ना चालू हुआ। उससे पहले भी ये बिजनेस कर रहे थे और अच्छा खासा कर रहे थे। हाँ, ये चर्चा का विषय जरूर हो सकता है कि 2014 के बाद इनको इतना लोन किस हिसाब से मिला और क्या किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को नजरअंदाज करते हुए मिला या रिस्क फैक्टर को नजरअंदाज करते हुए भारत सरकार ने इनको इतना लोन इशू किया है। अंत में यही कहना चाहूंगी, आज तक जितने भी बिजनेसमैन इंसॉल्वेंट हुए हैं उनमें से मोस्टली लोगों ने बैंक से बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा है। चाहे वो नीरव मोदी की बात हो जिन्होंने 11,400 करोड़ का बैंक फ्रॉड किया और डेप्ट में डूबकर अपना बिजनेस बंद किया, चाहे फिर वो विजय माल्या हो जिनके ऊपर 9,000 करोड़ का बैंक कर्ज था और एट दी एंड कर्ज में दबकर उनका बिजनेस खत्म हुआ, चाहे वो अनिल अंबानी हो जिनके ऊपर 10,000 करोड़ से ज्यादा का बैंक कर्ज था और एट दी एंड उनका बिजनेस बैंक कर्ज में दबकर खत्म हुआ। अब इन सब के बिजनेस तो खत्म हुए ही, लेकिन इसका इफेक्ट बैंक पर जो पड़ा है उससे आम आदमी को कई परेशानियां देखनी पड़ी है। फिर चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, यस बैंक हो या महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक हो। गवर्नमेंट बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स जिन किसी ने भी ये लोन डिफॉल्ट फेस किए हैं उनकी दशा आप देख ही रहे हैं। अब हुआ तो फ्यूचर में देखने वाली बात ये जरूर होगी कि आज के समय में जब अडानी कर्ज में इतना डूबे हुए हैं, क्या इस कर्ज से वो अपने बिजनेस को बाहर निकाल पाएंगे या आने वाले समय में उनका बिजनेस भी कर्ज के तले दबकर और अंत की कगार पर पहुंच जाएगा। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर आप स्टूडेंट हैं या अपनी फाइनेंशियल नॉलेज अपग्रेड करना चाहते हैं तो काइंडली विजिट अवर वेबसाइट lucidacademy.in, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए विच इज लूसिड एकेडमी TMJ। ट्विटर पर, फेसबुक पर भी हम अवेलेबल है बाय द सेम नेम। बाकी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।